आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट शेयर कर रहा हूं। साथियों, ये महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी एनडीपीएस के मामले होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जहां नाम ले लेता है तो उस व्यक्ति को भी आरोपी बना लिया जाता है और उसको सारा मुकदमा लड़ना पड़ता है, जबकि उससे कोई जब्ती नहीं हुई है, उसका कहीं कोई रोल नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई उसमें एंगेजमेंट नहीं है। उसके बावजूद भी ये मामला भी कुछ इसी प्रकार से था। इस मामले में भी 8 कुंटल गांजा की जब्ती होती है। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति का नाम लिया कि हम ये गांजा उड़ीसा से सतना लेकर के आ रहे थे, और वो भी एक व्यक्ति के कहने पे। किसके कहने पे? कामता प्रसाद के कहने पे। कामता प्रसाद वही हैं जिन्होंने इस केस में ये एप्लीकेशन फाइल किया है हाई कोर्ट के समक्ष कि मुझे इस मुकदमे से बरी कर दिया जाना चाहिए, उन्मुक्त किया जाना चाहिए, डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया है और उनको डिस्चार्ज कर दिया, इस मुकदमे से उनको अलग कर दिया। तो साथियों, ये संपूर्ण मामला क्या है, इस केस की स्टोरी क्या है, कहाँ की घटना है, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, और ये जितने भी फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जजमेंट है ये डिलीवर हुआ है 26 सितंबर 2022 को, और ये एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच का जजमेंट है। केस का नाम है कामता प्रसाद उर्फ केपी जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब साथियों, ये जो मामला है ये मामला है मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर थाना का, वहाँ का केस है। और इस केस के कुछ फैक्ट और एफआईआर के कंटेंट कुछ इस प्रकार से हैं कि 14 मई 2020 को मैहर थाना के सब इंस्पेक्टर को एक मुखबरी के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि कटनी से होते हुए एक ट्रक आ रहा है और जिसका नंबर ये है XYZ, उसका नंबर है, उसमें गांजा लदा हुआ है। मुखबरी की सूचना के आधार पे पुलिस ने, जब वो कुछ आगे आया तो पुल के नीचे उसको पकड़ा, ट्रक को। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो पुलिस को उसमें 8 कुंटल गांजा मिला और 5 आरोपी उसमें बैठे हुए थे। उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से एक आरोपी भाग गया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो अगले दिन उसमें से जितने लोग पकड़े गए थे उसमें से व्यक्ति था गोपाल साहू करके। गोपाल साहू ने कहा कि हम ये जो गांजा है ये उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे और ये हम कामता प्रसाद के कहने पर लेके आ रहे थे, और ये जो सारा सामान है ये कामता प्रसाद का है। उसने अपना स्टेटमेंट दिया पुलिस को। उसके स्टेटमेंट के आधार पे पुलिस ने 15 मई 2020 को कामता प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया। कामता प्रसाद वही व्यक्ति है जो इस केस में जिसने ये पिटीशन फाइल किया है, हाई कोर्ट के समक्ष रिवीजन पिटीशन फाइल किया। अब साथियों, इसमें पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया वो सेक्शन 8, सेक्शन 20B(2)(C) और सेक्शन 29 के अंतर्गत फाइल किया। इसके बाद केस दर्ज किया। इसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें चार्जशीट फाइल की गई और चार्जशीट में भी यही धारा रिपीट की गई। अब साथियों, जब आपको पता होगा कि जब किसी भी केस में कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर अगला जो स्टेज होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे आरोपी के पास ये मौका होता है कि आरोपी चाहे तो कोर्ट के समक्ष फैक्ट रख सकता है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उसके खिलाफ उन धाराओं में अपराध नहीं बनता है, या तो उसका कोई रोल नहीं है, या तो पुलिस ने धाराएं गलत लगाई हैं, या फिर सारा का सारा मुकदमा झूठा है, मनगढ़ंत है। तो उस कंडीशन में जब ये स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट मैहर में जब ये चार्जशीट फाइल की गई, जब चार्ज फ्रेम हो रहा था, तो इस आरोपी ने वहाँ पे डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल किया 227 CRPC के अंतर्गत। अब जब ये एप्लीकेशन फाइल किया गया वहाँ पे, तो उसकी दलील ये थी कि यहाँ पे मुकदमा झूठा है क्योंकि उससे कोई भी जब्ती नहीं हुई है, उसका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है, ना तो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड है। केवल एक आरोपी व्यक्ति के कहने पर उसको आरोपी बना दिया गया है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट मैहर ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसका जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। उससे दुखी होकर के इन भाई साहब ने उसको चैलेंज किया, उसका रिवीजन लगाया हाई कोर्ट में, और
हाई कोर्ट में उनके द्वारा जो मुख्य दलीलें दी गई आप वो सुनिएगा। उनके द्वारा पहली दलील ये दी गई कि यहाँ पे जो मुकदमा है, पहली बात तो उनसे कोई जब्ती नहीं हुई है, इसलिए उनके खिलाफ ये धाराएं नहीं लगाई जानी चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे उनको जो आरोपी बनाया गया है वो किसी दूसरे आरोपी व्यक्ति के केवल कहने मात्र से बनाया गया है। तीसरी बात ये होती है कि पुलिस के समक्ष पुलिस की कस्टडी में दिए गए बयान की एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है। इसको अगर हम सामान्य भाषा में आपको बताएं तो पुलिस की कस्टडी में पुलिस के समक्ष अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने जाता है और ये कह देता है कि नहीं ये मैंने अपराध किया है, तो वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि कुछ और भी एविडेंस नहीं निकल करके आएंगे, कुछ और फैक्ट निकल करके नहीं आएंगे उससे संबंधित। तो इन दलीलों को देते हुए आरोपी के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो सरकारी वकील होते हैं, जैसा कि हर मामले में होता है, विरोध करते हैं, पुलिस विरोध करती है। हाँ, उनके द्वारा कोर्ट को ये बताया गया कि इस मामले में जो आरोपी है उसका कोई प्रीवियस इंसिडेंट नहीं था, इससे पहले उसके ऊपर कोई आरोप नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रस्तुत की गई है उसमें आरोपी का नाम नहीं है। ये बात सही है। इसके बाद जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखा तो कोर्ट ने सबसे पहले जो जिक्र किया कि आखिर डिस्चार्ज के टाइम पे कोर्ट के पास क्या पावर होती है, क्या कोर्ट कितना डीपली जा करके एविडेंस को देख सकता है, इन सारे तथ्यों का कोर्ट ने जिक्र किया। साथियों, जब कोर्ट ने इन तथ्यों का जिक्र किया तो कुछ 4-5 जजमेंट का जिक्र किया। आप स्क्रीन पे देखिए कि मैं रिपीट करता हूँ, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो सकता है वो। साथियों, ये जो पहला जजमेंट है इन लोगों ने बताया वो था असीम शरीफ वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2018 का। दूसरा था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सेल्वी जे जयललिता एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट का था। तीसरा था शिवराज सिंह अहलावत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये 2012 का था। इसके बाद सीबीआई हैदराबाद वर्सेस के नारायणा राव, ये भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और इस जजमेंट में भी 227 के बारे में चर्चा की गई थी। तो साथियों, जब कोर्ट ने जजमेंट का जिक्र किया तो इन सारे जजमेंट की जो कॉमन बात ये थी कि चार्ज फ्रेम के टाइम पे कोर्ट को प्राइमा फेसाई मीन्स कि प्रथम दृष्टया ऐसा देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, कोर्ट को ये नहीं देखना है कि अगर अपराध बन रहा है तो कितना गंभीर हो सकता है या फिर जो अपराध है उसमें वास्तव में उसका कितना रोल है, उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया अपराध बनना चाहिए। दूसरा है कि इसमें पुलिस प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो भी फैक्ट, जो भी सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या वो साक्ष्य के रूप में मान्य है या नहीं है। अब मान लीजिए पुलिस ने 10 एविडेंस पेश किए कोर्ट में और वो 10 के 10 जो है कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि भले ही जो साक्ष्य प्रस्तुत किया होगा, जो सबूत प्रस्तुत किया पुलिस ने, लेकिन अगर वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में मान्य नहीं होंगे तो इसका मतलब कि आरोपी को वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला में ये देखा जाना चाहिए कि कितना शक है, कितना शक के आधार पे इस मामले में उस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। और जहाँ पे वहाँ पे ऐसा कहें कि जहाँ पे अगर 2 तथ्य निकल करके आ रहे हैं, एक तथ्य ये कहता है कि यहाँ पे आरोपी ने अपराध किया है, दूसरा तथ्य ये कह रहा हो कि यहाँ पे आरोपी ने अपराध नहीं किया है, तो वहाँ पे इसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए और आरोपी को उसमें से डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। इन जजमेंट के अलावा कोर्ट ने एक जजमेंट का और भी जिक्र किया था, सज्जन सिंह वर्सेस सीबीआई के नाम से था। तो साथियों, कोर्ट ने इन जजमेंट का जिक्र करते हैं सबसे पहले तो 227 जो सीआरपीसी की धारा है उसमें डिस्चार्ज के बारे में बताया कि आखिर कोर्ट की क्या पावर होती है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके मामला कुछ इस प्रकार से है तो आप इस धारा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत आपके पास, आरोपी के पास एक बार मौका होता है कि वो डिस्चार्ज हो सकता है या फिर कुछ धाराएं कम हो सकती हैं जो वास्तव में रिलेवेंट नहीं, क्योंकि पुलिस के द्वारा कई बार काफ़ी सारे धाराएं लगा दी जाती हैं जिनका कि वास्तव में रोल नहीं होता है, या फिर जो ऑफेंस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो उन धाराओं के अंतर्गत नहीं माना जाएगा जो वास्तव में वहाँ पे ऑफेंस हुआ है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इन चीज़ों को देखा। इसके बाद कोर्ट ने मामले के फैक्ट को देखा। तो जब मामले के फैक्ट को देखा कोर्ट ने, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरोपी के खिलाफ
केवल और केवल गोपाल साहू नाम का जो व्यक्ति है, गोपाल साहू ने कंफेशनल स्टेटमेंट दिया है पुलिस को कि यहाँ पे हम जो माल लेकर के आ रहे थे, जो गांजा था, ये कामता प्रसाद का था। इसके अलावा अन्य कोई भी फैक्ट नहीं है। सीडीआर में भी उसका नाम नहीं है, ना तो कोई जब्ती है, ना तो अन्य कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मतलब कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये साबित करे कि ये लोग जो उड़ीसा से गांजा लेकर के आ रहे थे ये कामता प्रसाद का था। केवल एक मात्र कहने मात्र से, आरोपी के कहने मात्र से उस व्यक्ति को आरोपी बना लिया गया। हाँ, इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे तूफान सिंह जजमेंट का जिक्र किया। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक लैंडमार्क जजमेंट है साथियों। ये जजमेंट कुछ ऐसा है कि इसमें भी वही बातें रिपीट की गई हैं कि पुलिस कस्टडी में पुलिस के समक्ष दिए गए जो स्टेटमेंट होते हैं, जो कंफेशनल स्टेटमेंट होते हैं, उनको साक्ष्य रूप में नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे केवल और केवल जो एविडेंस है वो ये है कि उसने पुलिस के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें ये रिवील हुआ है कि वो गांजा उसके कहने पे लेकर के आ रहे थे, लेकिन केवल ये कोई साक्ष्य नहीं है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, केवल कंफेशनल स्टेटमेंट के आधार पर। तो कोर्ट ने साथियों ऐसा कहते हुए तूफान सिंह जजमेंट का जिक्र किया। उसके अलावा कोर्ट ने एक आध जजमेंट का और भी जिक्र किया। इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि जो प्राइमा फेसाई स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे अपराध हुआ है और इस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, तो यहाँ पे कामता प्रसाद का जो रोल है वो स्पष्ट नहीं है। मीन्स कि कामता प्रसाद का ये जो पूरा ऑफेंस हुआ है उसमें रोल था। प्रोसिक्यूशन के द्वारा ऐसा कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो कामता प्रसाद उन्होंने अपराध किया। इस आधार पे कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी, जो रिवीजन एप्लीकेशन थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस ने जो चार्ज फ्रेम किया था उसको रद्द कर दिया और आरोपी को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आप कभी ऐसा आपके खिलाफ भी कोई आरोप लगाया गया है जिसमें आपका रोल नहीं है, हाँ, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा आपको कि 227 की जो स्टेज होती है, इस दौरान जितने भी एविडेंस हैं उनको डीपली अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने जैसे चार्जशीट फाइल किया है, अब चार्जशीट में जितने भी एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं वो सारे एविडेंस को नहीं देखा जाता है कि हाँ ये भी एविडेंस है, ये इसके सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में। अगर कहीं पे कोर्ट को शक हो रहा है तो वहाँ पर निश्चित रूप से वो उसका मामले का ट्रायल चलेगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जितने भी एविडेंस हैं, अगर उन एविडेंस में एक भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि उस आरोपी के खिलाफ हो, तो वहाँ पे डिस्चार्ज का फ़ायदा 227 का फ़ायदा मिलेगा और 227 की एप्लीकेशन आपकी अलाउ हो सकती है। आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद साथियों।